स्वागत है दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने उपमा अलंकार की पृष्ठभूमि को समझा था। आज उसी उपमा अलंकार को और विस्तार से थोड़ा आगे की तरफ समझते हुए चलते हैं। लेकिन आगे समझने से पहले थोड़ा सा जो कल हमने पढ़ा था उसका एक रिवीजन करेंगे और फिर उसी को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के अंतर्गत मैंने पिछले वाली क्लास में ही आपको बताया था कि वास्तव में उपमा का मतलब क्या होता भैया। तो उपमा का मतलब होता है तुलना करना। क्या होता है? तुलना करना या समानता। समानता बताना होता है। तुलना या समानता बताना होता है। यही मैंने आपको बताया कि वास्तव में जो उपमा है, उपमा शब्द है, उस उपमा शब्द के विषय में अगर थोड़ी सी हम और गहनता से चीजों को समझने की कोशिश करें तो देखिए, उपमा शब्द जो है वो उप धन मां से बना है। उपधन मां से बना हुआ है, जिसमें उप क्या है? तो उप एक उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। ठीक है। और इसमें मां क्या है? तो मां एक धातु है। मां क्या भैया? धातु है। ठीक है। जिससे उप, जिसमें जो है ये जो उप जो देख पा रहे हैं, इस उप का क्या अर्थ होता है? उप का क्या अर्थ होता है? समीप। समीप। और मां का क्या अर्थ होता है? तो मां का अर्थ होता है रखना। क्या भैया? रखना। अर्थात किसी भी वस्तु को समीप में रख करके उसके गुणों के आधार पर उसकी तुलना करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? उपमा कहलाती है। क्या मैंने कहा? किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को समीप रखकर उसके गुणों के आधार पर गुणों के आधार पर अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना करना ही उपमा अलंकार कहलाता है। कहलाता है। कहलाता है। ठीक है। बात करें यदि हम लोग केवल इस उपमा के अर्थ की, कि उपमा का अर्थ क्या होता है, तो उपमा का अर्थ मैंने आपको कल ही बताया था कि उपमा का अर्थ होता है भैया समीप। में रखी वस्तु से तुलना या समानता बतलाना। बतलाना। तुलना या समानता बतलाना।
बात समझ में आई? आपसे पूछा जाए कि उपमा शब्द का ये पद विच्छेद है, क्या होगा? उपधन मा। ये संधि विच्छेद नहीं है, ये पद विच्छेद है। संधि विच्छेद और पद विच्छेद में अंतर यह होता है कि संधि विच्छेद में वर्णों में परिवर्तन होता है। जब वर्ण आपस में टूटते हैं तो उनमें परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जो पद विच्छेद होता है उस पद विच्छेद में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसमें उप अलग हो गया, मा अलग हो गया और दोनों मिलकर के उपमा हो गया। ये पद विच्छेद है। जब आपने इसका पद विच्छेद किया तो ये उप और मा में टूटा। ठीक है, इसमें उप क्या है? उपसर्ग, और मा क्या है? धातु है। उप का अर्थ है समीप और मा का अर्थ है रखना, अर्थात समीप में रखी वस्तु से तुलना या समानता बतलाना ही कार्य किसका होता है? उपमा का कार्य होता है। अगर उपमा के विषय में और थोड़ा सा समझें तो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु से, किसी व्यक्ति या वस्तु को समीप रखकर उसके गुणों के आधार पर अन्य व्यक्ति या वस्तु से उसकी तुलना करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? उपमा अलंकार कहलाती है। ठीक है, कल ही मैंने इसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजों की चर्चा कर रखी थी आपसे। यदि मैं आपसे पूछूं कि भैया आप हमें बताएं कि उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं? क्या अंग? कितने अंग होते हैं? तो ध्यान रहे, उपमा अलंकार के अंग कितने अंग होते भैया? 4 अंग होते हैं। अगर मैं पूछूं कि उपमा अलंकार के प्रकार कितने होते हैं? प्रकार, तब आप क्या बताओगे? 3 प्रकार होते हैं। फिर मैं आपसे पूछूं कि जो लुप्तोपमा है, लुप्तोपमा के उपभेद कितने हैं? उपभेद, तो इसके उपभेद भी कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में आज की जो इस वीडियो है, आपका जो आज का ये क्लास है, इस क्लास को पढ़ने के बाद में आप इन 3 प्रश्नों का जवाब हमें देंगे, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है और ये क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपको बताना क्या है कि उपमा अलंकार के अंगों की श्रेणी में जो इसके 4 अंग बताए गए हैं वे कौन कौन से हैं, आपको ये बताने हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे आपको फिर बताना है कि उपमा अलंकार के जो प्रकार हैं वो प्रकार कितने हैं? वो प्रकार हैं 3, किंतु उन 3 प्रकारों में कौन कौन से प्रकार हैं आपको इन 3 प्रकारों की चर्चा करनी है कि उनका नाम क्या है। और फिर आपको जो लुप्तोपमा है, लुप्तोपमा के जो उपभेद हैं, उपभेद कितने हैं? 4। उन आपको चारों भेदों की चर्चा करनी है, ये आपको बताना है। आज की इस वीडियो की समाप्ति के बाद में आप इन 3 प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में आप हमें देंगे। यदि पिछली वीडियो आपकी समझ में आई है तो आप इन 3 प्रश्नों का जवाब बड़ी सुगमता पूर्वक दे पाएंगे, और यदि नहीं समझ में आता है तो मेरी पिछली वाली वीडियो को एक बार पुनः आप देखें और इन प्रश्नों का जवाब आप हमें दें। इसी क्रम को हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे उदाहरणों के विषय में, क्योंकि उदाहरणों की चर्चा हम लोग नहीं कर पाए थे। अब हमको क्या करना है? उदाहरणों पर चर्चा करनी है। और उदाहरणों के माध्यम से ही सारा स्पष्टीकरण पे मिलता भी रहेगा, है ना? उदाहरण, इस पहले उदाहरण से हम लोग समझेंगे उपमा अलंकार के अंगों के विषय में। उपमा अलंकार के अंगों के विषय में समझेंगे। ठीक है, पहला उदाहरण है पीपर पात सरिष मन डोला। मन डोला,
यदि इसके पहले वाली वीडियो आपके समझ में आई है तो इन सभी प्रश्नों का आप जवाब दे पाएंगे। आपसे पहला ही प्रश्न मेरा पूछना है कि भैया इसमें उपमेय क्या है? क्या भैया उपमेय क्या है? फिर आपको बताना है कि इसमें उपमान क्या है। फिर आपको इसमें बताना है साधारण गुणधर्म क्या है, और फिर आपको बताना है इसमें वाचक क्या है। वाचक, ठीक है, क्योंकि आपको पता है उपमा की यही चार क्या है, अंग है, और यदि इन चार अंगों को आपने समझा होगा तो बड़ी सुगमता पूर्वक आप इनका जवाब भी दे पाएंगे। पहला उपमेय। उपमेय में मैंने आपको बताया था कि उपमेय का संबंध जो होता है वो शरीर के अंगों से होता है। अब आप हमें बताएं, पीपर पात सरिष मन डोला में शरीर के संबंधित, शरीर के अंगों से संबंधित कोई अंग इसमें है? हाँ है, इसमें मन है। मन क्या है इसमें भैया? तो मन इसमें क्या है? उपमेय है। क्या? उपमेय है। अब आप हमें बताएं इसमें उपमान क्या है? तो इसमें उपमान मैंने बताया, उपमान जो होता है उसका संबंध किससे होता है? प्राकृतिक वस्तुओं से होता है। तो इसमें जो पीपर पात है ये क्या भैया? ये इसका संबंध प्रकृति से है। भाई पीपल, भाई पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, पक्षी होते हैं, है ना, फल फूल सूर्य चंद्र, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक वस्तुएं हैं। अर्थात ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया उपमान। ठीक है। अब आपको बताना है साधारण गुणधर्म, अर्थात ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज यानी ऐसा कौन सा शब्द है जो उपमान और उपमेय में समतुल्यता प्रकट कर रहा है, समानता प्रकट कर रहा है। आपको पता है कि पीपल का पत्ता भी चंचल होता है, चलायमान होता है, अस्थिर होता है। ठीक वैसे ही मन भी चंचल होता है, चलायमान होता है, अस्थिर होता है, हमेशा हिलता डुलता रहता है। तो इसमें जो डोला शब्द देख रहे हैं, ये डोला शब्द, ठीक है, ये प्रकट किसको कर रहा है? ये चंचलता को प्रकट कर रहा है। चंचलता, अर्थात मन भी आपका चंचल है और पीपल का पत्ता भी क्या है? चंचल है। इसलिए इसमें डोला शब्द क्या होगा? यह हो जाएगा साधारण, साधारण गुणधर्म। इसमें वो शब्द आपको बताना है, वाचक शब्द, जिसके आधार पर आप बड़ी सुगमता से पहचान पाए कि इसमें उपमा अलंकार है। किसके आधार पर आप ये बता पा रहे हैं? वो शब्द कौन सा है जो ये प्रकट कर रहा है कि उपमा और उपमेय की आप तुलना कर रहे हैं? तो तुलना बोधक जो शब्द है वो क्या भैया? सरिष। क्या है? सरिष। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे वाचक शब्द। क्या कहेंगे? वाचक शब्द। आया समझ में? एक और उदाहरण देखेंगे। लिखेंगे हम हाय फूल सी कोमल काया। कोमल काया, काया का अर्थ क्या होता भैया? काया का अर्थ होता है शरीर। क्या अर्थ होता है? शरीर। अब पहला ही प्रश्न आपके लिए, हाय फूल सी कोमल काया, ये जो उदाहरण दिया गया है इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है? उपमेय ढूंढना है। उपमेय का मतलब, उपमेय वो होता है जिसका संबंध शरीर के अंगों से होता है या फिर शरीर से होता है या फिर मानव से होता है। तो इसमें आपको पता है कि इसमें काया शब्द दिया गया है। क्या भैया? काया, जिसका संबंध किससे है? तो जिसका संबंध शरीर से है। किससे है? शरीर से है। इसलिए इसमें काया शब्द क्या हो जाएगा? तो काया शब्द इसमें क्या हो जाएगा? उपमेय। क्या हो जाएगा भैया? उपमेय हो जाएगा। अब आप बताओ इसमें उपमान क्या है? अब आप हमें बताएं, हाय, ये हाय तो एक विस्मयादि बोधक शब्द है, ठीक है। सी क्या है? ये वाचक शब्द है। कोमल क्या है? तो ये साधारण गुणधर्म है।
तो इसमें फूल शब्द क्या हो गया? तो भैया इसमें फूल शब्द जो देख रहे हैं, ये फूल शब्द क्या है? ये फूल शब्द है उपमान। क्यों? क्योंकि इसका संबंध किससे है? प्रकृति से है। फूल प्राकृतिक वस्तु है ना, प्रकृति से संबंधित है। फूल, फूल है, फल है, पहाड़ है, पत्ती है, सब क्या है? प्राकृतिक वस्तुएं हैं। अब देखिए भैया, इसमें फूल में और इस कायानी शरीर में, दोनों में समानता किसके आधार पर बताया जा रहा है? वो शब्द कौन सा है जो उपमेय और उपमान इन दोनों के गुणों की समानता को प्रकट कर रहा है? देखिए भैया, फूल क्या होता है? कोमल होता है। शरीर क्या होता है? वो भी कोमल है। अर्थात फूल भी कोमल और शरीर भी कोमल। अर्थात ये क्या है? ये साधारण गुणधर्म है। दोनों में यही तो गुण है, इसी के आधार पे तो उसकी आप तुलना कर रहे हैं, समानता बता रहे हैं। इसलिए इसमें कोमल शब्द क्या हो जाएगा? तो कोमल शब्द हो जाएगा साधारण गुणधर्म। साधारण गुणधर्म, ठीक। इसमें सी क्या है? तो सी भैया वाचक शब्द है। वाचक शब्द। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, चीजें यहां तक समझ में आ गई? अगर मैं आपसे पूछूं कि जो उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार इसमें भी है और उपमा अलंकार इस उदाहरण में भी है, ये दोनों उदाहरण में उपमा अलंकार है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछना चाहूं कि इसमें उपमा अलंकार में कौन सा उपमा अलंकार है, यानी इसमें पूर्णोपमा है, इसमें लुप्तोपमा है, इसमें कौन सी उपमा है, आप क्या बताओगे? या इसमें मालोपमा है? तीन ही प्रकार हैं। तो ये भैया पूर्णोपमा का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसमें उपमा के चारों तत्व दोनों ही उदाहरणों में विद्यमान है। अतः आप लिख सकते हैं क्या है? पूर्णोपमा। पूर्णोपमा के उदाहरण, ये पूर्णोपमा अलंकार के मैंने आपको उदाहरण बताए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें भैया उपमा अलंकार के चारों तत्व विद्यमान है। इसमें उपमेय भी है, इसमें उपमान भी है, इसमें साधारण गुणधर्म भी है और इसमें वाचक भी है। अर्थात ये पीपर पात सरिस मंडोला और हाय फूल सी कोमल काया, इन दोनों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। और उपमा अलंकार में कौन सा अलंकार है? तो इसमें पूर्ण उपमा अलंकार है। बात समझ में आई कि पूर्ण उपमा अलंकार किसे कहते हैं? पूर्ण उपमा अलंकार उसे हम मानते भैया जिसमें उपमा अलंकार के चारों तत्व अर्थात उपमेय भी, उपमान भी, साधारण धर्म भी और वाचक शब्द भी विद्यमान हो। चारों गुणधर्म यदि विद्यमान है तो उसे हम पूर्णोपमा कहते हैं, पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं। लेकिन अगर चारों में से कोई अनुपस्थित होता तब क्या हो जाता? तब लुप्तोपमा हो जाता। लेकिन इनमें चारों में, इन दोनों ही उदाहरणों में चार के चारों अंग विद्यमान है उपमा अलंकार के, इसलिए ये क्या माना जाएगा? पूर्ण उपमा अलंकार। ठीक है, चलिए अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे की चीजों की चर्चा मैं अगले क्रम में करता हूं। लिख लिया आपने? स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए आगे चलते हैं। आगे इसी पूर्णोपमा अलंकार के कुछ और उदाहरण समझते हैं। लिखेंगे आप? सागर शाह शांत हृदय। शांत हृदय, सागर शाह शांत हृदय। अब इसमें
आपको सबसे पहले उपमेय तलाशना है कि इसमें उपमेय क्या है। तो आप हमें बताएं, इसमें सागर का संबंध शरीर से है? सा का संबंध शरीर से है? शांत का मतलब शरीर से है? नहीं। जो शरीर से संबंधित शब्द है वो क्या है? हृदय। इसलिए हृदय क्या हो जाएगा? हृदय इसमें हो जाएगा उपमेय। क्या हो जाएगा? उपमेय। प्राकृतिक वस्तु क्या है? सागर। सागर क्या हो जाएगा? उपमान। इन दोनों की समानता कौन प्रकट कर रहा है? सागर भी शांत है और हृदय भी शांत है, इसलिए इसमें शांत शब्द क्या हो जाएगा? शांत शब्द हो जाएगा साधारण गुणधर्म। साधारण गुणधर्म। और इन दोनों की समतुलता, इन समानता को व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है? सा। सा क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। वाचक शब्द। अगला है हरिपद कोमल। हरिपद कोमल कमल से। कमल से। हरिपद कोमल कमल से। अब आप हमें बताएं कि इसमें सबसे पहला काम आपका होगा, इसमें आप उपमेय पहचानिए। पद माने क्या होता है? पद माने होता है पैर। पद माने क्या होता है भैया? पैर होता है। और पैर का संबंध किससे है? शरीर से है। पैर का संबंध किससे है? शरीर से है। इसलिए हरिपद इसमें क्या हो जाएगा? तो हरिपद जो है वो हो जाएगा उपमेय। क्या हो जाएगा? उपमेय। प्राकृतिक वस्तु कौन सी है? तो जाहिर सी बात है कमल। इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उपमान। क्या हो जाएगा? उपमान। इन दोनों की समानता, उपमेय और उपमान की समानता को व्यक्त कौन शब्द कर रहा है? कोमल। अर्थात कमल भी क्या है? कोमल है। और हरिपद क्या है? कोमल है। अर्थात ये जो इसमें कोमल शब्द आप देख पा रहे हैं भैया, कोमल शब्द, ये कोमल शब्द क्या है? तो कोमल शब्द इसमें साधारण गुणधर्म है। साधारण गुण धर्म है। वाचक शब्द इसमें क्या है? से है। क्या भैया? से है। वाचक शब्द। अब एक बात और, इसमें भी उपमेय है, उपमान है, साधारण गुणधर्म है, वाचक शब्द है। इसमें भी उपमेय है, उपमान है, साधारण गुणधर्म है, वाचक है। मैं पूछूं कि इन दोनों ही पदों में उपमा अलंकार का कौन सा भेद है? अर्थात ये पूर्णोपमा है, ये लुप्तोपमा है, या फिर ये मालोपमा है? तो क्या भैया, ये वास्तव में पूर्णोपमा अलंकार के क्या है? उदाहरण है। आ रहा समझ में? अब शायद आप पूर्णोपमा अलंकार भी पहचान पाएंगे और उनमें उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और आप साधारण गुण धर्म को भी पहचान पाएंगे। आ रहा समझ में? आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अब हम लोग लुप्तोपमा के विषय में चर्चा करते हैं। ठीक है, लीजिए इसका भैया स्क्रीनशॉट। ले लिया? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। चलिए, लुप्तोपमा अलंकार। ठीक है, लुप्तोपमा अलंकार किससे कहते हैं? देखिए, जब उपमा अलंकार में उपमा अलंकार
के चारों अंगों में कौन कौन सा? चारों अंगों में उपमेय, उपमान, साधारण गुणधर्म, व वाचक में से कोई एक विलुप्त हो। क्या हो भैया? कोई एक विलुप्त हो। विलुप्त मतलब दिखाई ना दे। ना दे, तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा लुप्तोपमा। बात करें इसके उपभेदों की, तो इसके उपभेद कितने होते हैं? इसके उपभेद कितने होते भैया? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। लुप्तोपमा कब उत्पन्न होता है? तो जब उपमा अलंकार में, किस अलंकार भैया? जब उपमा अलंकार में जो उपमा के अंग हैं, उपमा के जो 4 अंग हैं, इन 4 अंगों में से कोई अंग, चाहे वो उपमेय हो, चाहे वो उपमान हो, चाहे वो साधारण धर्म हो, चाहे वो वाचक हो, इन चारों में से कोई एक अंग यदि क्या हो? विलुप्त हो। विलुप्त होने का मतलब दिखाई ना दे, तब वहां पर लुप्तोपमा अलंकार हो जाता है। ये लुप्तोपमा अलंकार कितने प्रकार का होता है, इसके कितने उपभेद हैं? तो इसके 4 उपभेद होते। कितने? 4 होते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और चारों की चर्चा में अगले क्रम में करता हूं। लीजिए भैया इसके स्क्रीनशॉट इसका। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो ये लुप्तोपमा है, लुप्तोपमा के जो ये 4 उपभेद हैं, उन चारों उपभेदों को एक साथ समझते हैं, जिससे कि बड़ी सुगमता पूर्वक हम इसकी वास्तविकता को ग्रहण कर सकें। ठीक है? लुप्तोपमा अलंकार के उपभेद, अभी मैंने बताया ना कितने उपभेद होते हैं? 4। 4 अंग हैं, इसलिए 4 इसके उपभेद भी हैं। अब इन चारों में ध्यान रखने का विषय वस्तु क्या है भैया? कि इसमें जो पहला है, पहला, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उपमेय। उपमेय, लुप्त उपमा। जिसमें उपमेय क्या हो? लुप्त हो, उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम कहते हैं उपमेय लुप्त उपमा। जिसमें क्या लुप्त हो? उपमेय लुप्त हो। जिसमें उपमेय क्या हो? लुप्त हो, वो क्या होता है? उपमेय लुप्त उपमा। जैसे 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 में क्या भैया? जैसे में आप लिखिए चांद सा सुंदर, चांद सा सुंदर। अब चांद सा सुंदर, आगे क्या वो नहीं बताया गया है। चांद सा सुंदर मुख है, हाथ पैर है, क्या है कुछ नहीं बताया गया है। अब इसमें क्या लुप्त है? इसमें उपमा लुप्त है, उपमेय उपमान क्या लुप्त है? तो एकदम आसान सा तरीका मैंने आपको बताया था कि उपमेय जो होता है उसका संबंध शरीर के अंगों से होता है, लेकिन इसमें क्या है? चांद है। चांद एक प्राकृतिक वस्तु है। प्राकृतिक वस्तु के साथ साथ ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उपमान। क्या भैया? उपमान हो जाएगा। सा इसमें क्या है?
ये है वाचक शब्द। क्या है? वाचक शब्द। ठीक है। और इसमें सुंदर क्या है? तो सुंदर साधारण गुणधर्म है, साधारण गुणधर्म। अब आप हमें बताएं कि उपमा अलंकार के जो 4 अंग होते हैं, उन अंगों में से कौन सा अंग नहीं है? उन अंगों में से इस उदाहरण में कौन सा अंग नहीं है? उपमा नहीं है। क्या नहीं भैया? उपमा नहीं है। उपमा करें, उपमेय नहीं है। तो उपमेय इसमें क्या है? लुप्त है। इसलिए इसमें आपसे पूछा जाए चांद सा सुंदर, चांद सा सुंदर, आप हमें बताएं लुप्त उपमा के उपभेदों में से कौन सा उपभेद इसमें विद्यमान है? तो इसमें उपमेय लुप्त उपमा है, क्योंकि उसमें उपमेय क्या है? विलुप्त है, दिखाई नहीं दे रहा। उपमा दिखाई ना दे। जब उपमेय दिखाई ना दे तब क्या होता है? तब होता है उपमेय लुप्त उपमा। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? उपमान लुप्त उपमा। जब उपमान दिखाई ना दे तब क्या होता है? तब होता भैया उपमान लुप्त उपमा। क्या होता भैया? उपमान लुप्त उपमा। क्या होता भैया? उपमान लुप्त उपमा। जैसे सुंदर सा मुखड़ा, सुंदर सा मुखड़ा, सुंदर सा मुखड़ा। मुखड़ा माने मुख, और मुख शरीर का अंग है, यानी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उपमान। उपमान की उपमेय? उपमान या उपमेय? नहीं भैया, ये उपमेय हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक वस्तु है ना, ये शरीर की वस्तु है ना, उपमेय। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा भैया? उपमेय। मुखड़ा क्या है? उपमेय। इसमें सुंदर क्या है? तो सुंदर इसमें साधारण गुणधर्म है, साधारण गुणधर्म। सा क्या है? वाचक। क्या है? वाचक। तो इसमें भैया उपमेय है, वाचक शब्द है, साधारण गुणधर्म है, क्या अनुपस्थित है? तो इसमें भैया उपमान अनुपस्थित है। क्या? उपमान। इसलिए ये उदाहरण जो होगा क्या हो जाएगा? उपमान लुप्त उपमा हो जाएगा। ठीक है। तीसरे नंबर पर है गुणधर्म। गुणधर्म लुप्त उपमा। उपमा जब साधारण गुणधर्म दिखाई न दे, दिखाई न दे, तब क्या होता है? तब होता है गुणधर्म लुप्त उपमा। क्या होता भैया? गुणधर्म लुप्त उपमा होता है। इसमें है चांद सा चेहरा। चांद सा चेहरा। अब चांद सा चेहरा जो है, जो चांद सा चेहरा है, इस चांद से चेहरे में आप देख पा रहे हैं कि चेहरा क्या है? मुख है। मुख का संबंध
मनुष्य के अंगों से है, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया भैया उपमेय। चांद क्या है, प्राकृतिक वस्तु, ये क्या हो गया, उपमान। सा क्या हो गया, वाचक शब्द, वाचक शब्द। क्या नहीं है इसमें, तो जाहिर सी बात है इसमें साधारण गुणधर्म नहीं है। क्या नहीं भैया, साधारण गुणधर्म नहीं है, इसलिए इसमें कौन सा उपमा का भेद होगा, इसमें होगा गुणधर्म लुप्त उपमा। जो अंग दिखाई नहीं देगा वही उसमें भेद हो जाएगा। इसमें उपमेय नहीं है, इस उदाहरण में क्या नहीं है, उपमेय नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, उपमेय लुप्त उपमा। इसमें इस उदाहरण में उपमान नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, उपमान लुप्त उपमा। इसमें साधारण धर्म नहीं इस उदाहरण में, इसलिए इसमें हो जाएगा गुण धर्म लुप्त उपमा। तीनों चीजें समझ में आई। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं अगले क्रम में चलता हूं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट इसका, चलिए बड़ी अच्छी बात है। चलिए अगला, चौथा, चौथा भैया वाचक लुप्त उपमा। ठीक है, जिसमें जिसमें वाचक दिखाई ना दे, ना दे। ठीक है, तरुण अरुण जैसे, तरुण अरुण राजीव लोचन, तरुण अरुण राजीव लोचन। तरुण माने क्या होता है भैया, तो तरुण का अर्थ होता है जवान। अरुण का अर्थ क्या होता है, लाल। राजीव माने क्या होता है, कमल। लोचन माने क्या होता है, आंख। अब ये आंख है यानी ये शरीर के अंग से संबंधित है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उपमेय। क्या हो जाएगा, उपमेय। राजीव इसमें प्राकृतिक वस्तु है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, उपमान। इसमें अरुण क्या है, ये अरुण रंग है, तरुण अर्थात ये जवान लाल दिख रहा है। ठीक है, जो कमल है वो अभी कली है, इसलिए उसकी तुलना जो की जा रही है वो जवान लाल रंग से की जा रही है। जो राजीव है अर्थात जो आंख है वो कमल की भांति, लाल कमल की भांति दृष्टिगत हो रहा है, दिखाई दे रहा है, इसलिए इसमें तरुण अरुण जो होगा ये क्या होगा, ये हो जाएगा साधारण गुणधर्म। साधारण गुणधर्म, लेकिन इसमें क्या नहीं दिख रहा है, सी सा सम से सरिश समान सदृश जिम जैसे शब्द दिख रहे हैं, नहीं, अर्थात इसमें वाचक नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या है, वाचक लुप्त उपमा का उदाहरण। आया समझ में, पूर्ण उपमा समझ में आया, लुप्त उपमा समझ में आया। अब आप लास्ट में देखेंगे मालोपमा अलंकार। क्या भैया, मालोपमा अलंकार। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक जल्दी से। ले लिया भैया,
चलिए अगला है मालोपमा अलंकार। ये जितने भी उदाहरण हैं ये सारे के सारे उदाहरण उपमा अलंकार के ही उदाहरण हैं। जितने भी उदाहरण हैं अगर पूछा इसमें सब में क्या है तो सब में उपमा अलंकार है, और उपमा अलंकार में क्या है मैंने वो भी अलग अलग आपको स्पष्ट किया है। ठीक है, आगे लिखेंगे। अगला है तीसरा, मालोपमा अलंकार। मालोपमा का अर्थ क्या होता है? उपमा की माला बनाना। माला बनाना, उपमा की माला बनाना। परिभाषा की बात करें, परिभाषा तो मैंने आपको बताया था कि जब उपमेय एक हो और उपमान एक से अधिक हो तब वहां पर मालोपमा अलंकार हो जाता है। लिखेंगे, जब काव्य की पंक्ति में पंक्ति में एक ही उपमेय हो और एक से अधिक उपमान हो तो मालोपमा अलंकार होता है। मालोपमा अलंकार होता है। जैसे जैसे को समझने से पहले समझते हैं कि मालोपमा का अर्थ क्या होता है। आपसे पेपर में पूछा जाए मालोपमा का अर्थ, तो मालोपमा का अर्थ होता है उपमा की माला बनाना। उपमा की माला बनाना। किसकी माला बनाना भैया? उपमा की माला बनाना। परिभाषा, जब काव्य की पंक्ति में उपमेय कितने हो? एक ही उपमेय हो, और उपमान कितने हो? उपमान एक से अधिक हो, तब क्या होता है? तब होता है मालोपमा अलंकार। क्या होता भैया? मालोपमा अलंकार। जैसे में आप लिखें, इंद्र जिमी जंभ पर, इंद्र जिमी जंभ पर, इंद्र जिमी जंभ पर बाणों शुअंभ पर, शुअंभ पर, बाणों शुअंभ पर, रावण सदंभ पर, रावण
शदंभ पर, रावण शदंभ पर, रावण शदंभ पर। रघुकुल राज है, रघुकुल राज है, रघुकुल राज है। वास्तव में ये जो अंश लिया गया है, ये अंश लिया गया है भैया शिवा बावनी से। शिवा बावनी से। ये शिवा बावनी रचना किसकी है? तो ये शिवा बावनी जो रचना है, ये रचना है भूषण की। महाकवि भूषण, महाकवि भूषण की पंक्ति है। इसमें चर्चा किसकी हो रही है? तो इसमें चर्चा हो रही है शिवाजी की। शिवाजी। इसमें जो शिवाजी हैं वो कौन है? उपमेय। कौन भैया? उपमेय। और इन शिवाजी की जो तुलना दी जा रही है वो किससे किससे दी जा रही है? वो इंद्र से दी जा रही है। किससे? इंद्र से। और स्वयंभ माने क्या होता है? समुद्र। समुद्र से। और किससे? रावण से हो जा रही है। ठीक है, इनसे तुलना हो रही है। इसमें जम का अर्थ होता है भैया शत्रु। क्या होता है भैया? शत्रु होता है, शत्रु। और इसमें जो बाड़व दिया गया इसका अर्थ होता है आग। क्या होता है? आग। जिस प्रकार से इंद्र, जिस प्रकार से इंद्र अपने दिव्यास्त्र से शत्रुओं पर भारी पड़ते थे, जिस प्रकार से आग समुद्र पर भारी पड़ती है, जिस प्रकार से रावण, शदंभ माने क्या होता है? गर्व, या आप कह सकते हैं घमंड। घमंड। जिस प्रकार से घमंडी रावण लोगों के घमंड पर भारी पड़ जाता था, ठीक उसी प्रकार से शिवाजी औरों पर भारी पड़ते हुए प्रतीत होते थे। यहां पर उपमेय का काम शिवाजी कर रहे हैं, यहां पर इंद्र, समुद्र, समुद्र और रावण, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों भैया इसमें उपमान है। क्या भैया? उपमान है। तो आपने परिभाषा में क्या लिखा? जब काव्यगत किसी पंक्ति में एक ही क्या हो? उपमेय, और एक से अधिक क्या हो? उपमान। तो इसमें देख रहे हैं एक ही उपमेय है शिवाजी, और उपमान एक से अधिक है, रावण है, समुद्र है, इंद्र है। इसलिए यहां पर कौन सा उपमा अलंकार है? तो यहां पर मालोपमा अलंकार है। बात समझ में आई? आज की क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करता हूं। आज ये आपका उपमा अलंकार समाप्त हो गया। इसके अगले क्रम में हम लोग अगले अलंकार के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अपने मित्रों के पास शेयर करना न भूलें। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आपको हृदय से आभार।